हेलो स्टूडेंट्स, तो साइंस विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस लेक्चर नंबर 10 जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर है, उस पर जो पार्ट नंबर 1 है इस वीडियो का वो हमने देख लिया था, जिसके अंदर हमने बहुत से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने किया था। अब जितने भी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, जो इस टॉपिक पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 1 में हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देख लिए थे। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले इसके पार्ट नंबर 1 को देखें। यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। अब नेक्स्ट इसके आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारे पास स्क्रीन पर जो है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। वो है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज। तो हमको यहाँ पर जो v है वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो गिवन है और वो इस फंक्शन से गिवन है। द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी आर। तो हमें ए स्क्वायर अपॉन बी की जो डायमेंशन निकालनी है, क्वेश्चन में हमें जो पोटेंशियल है वो गिवन है ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी। इस तरह से जो है पोटेंशियल हमें गिवन है। पार्टिकल जो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स से यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम इस इक्वेशन के अंदर जो हमें इक्वेशन दी हुई है पोटेंशियल की, इसमें हम होमोजेनिटी अप्लाई करें तो इसके डिनोमिनेटर वाली टर्म में जहाँ पर रूट एक्स प्लस बी आ रहा है, हमें पता है दो फिजिकल क्वांटिटी जब भी ऐड होती है तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी की डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वही होगी जो डायमेंशन रूट एक्स की होगी। और रूट एक्स की डायमेंशन क्या होगी? रूट एक्स जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की होती है L1। तो इस तरह से रूट एल जो है डायमेंशन हो गई, या एल की पावर हाफ डायमेंशन हो गई किसकी? बी की। तो हमने यहाँ बी की डायमेंशन को फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 से ही ए की डायमेंशन को भी निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम बोथ साइड इक्वेशन 1 में डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में इसके पोटेंशियल है v। पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है हमेशा वर्क डन से निकलती है, क्योंकि पोटेंशियल और वर्क डन की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। तो वर्क डन की डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे? वर्क डन एफ डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन डायरेक्टली हमें ध्यान रखनी चाहिए, m1 l1 t माइनस टू इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस की L1 आएगी तो L1 यहाँ मल्टीप्लाई होता है L2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये वर्क डन की डायमेंशन है, या हम कहें तो हमारे पोटेंशियल की डायमेंशन है। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन ये हो जाएगी इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है तो L हो जाएगी, तो L स्क्वायर बाई रूट एक्स यानी कि रूट में L प्लस बी की डायमेंशन, तो वो भी रूट L ही है, L की पावर हाफ या रूट L का है। तो यहाँ डायमेंशन के टर्म में हमने इस इक्वेशन को लिखा, इस फॉर्मूले को लिखा। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया m1l2t-2 इजिकल टू ए एल की पावर 2 और रूट एल डायमेंशन जब ऐड होंगे एल की पावर एल की पावर हाफ, तो यहाँ पर एल की पावर हाफ ही हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम ए की डायमेंशन को निकालेंगे तो ए की जो डायमेंशन है वो हमारे पास आ जाएगी m1l2t-2 इंटू ये एल की पावर हाफ ऊपर चला जाएगा और एल की पावर 2 नीचे आ जाएगा। तो ये एल की पावर 2 से एल की पावर 2 कैंसिल हो गया। तो ए की जो डायमेंशन है वो हमारे पास आ गया m1 l हाफ t-2। तो सिंपली हमने ए की डायमेंशन को निकाल लिया इक्वेशन 3 में। अब हमारे पास ए और बी दोनों की डायमेंशन है, तो हम यहाँ ए स्क्वायर अपॉन बी की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो एक ए स्क्वायर अपॉन बी की जब डायमेंशन हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ए की डायमेंशन का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा एम की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। एल की पावर हाफ है, स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगी। टी की पावर -2 है, स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगी। तो ये ए स्क्वायर हमने लिख दिया। अपॉन बी के लिए लिखे तो रूट एल आ जाएगा, या एल की पावर हाफ आ जाएगी। हाफ जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ हो जाएगा। तो ये m2l माइनस हाफ t-4 ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, जो हम देखें ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली यहाँ डायमेंशन का यूज़ करके हमने डायमेंशन की एक तो प्रॉपर्टी लगी है होमोजेनिटी वाली, और बाकी हमने सिंपल डायमेंशन का मेथड अप्लाई करके और यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी की डायमेंशन को फाइंड आउट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है इन ए वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो है
यानी कि इतने वर्नियर स्केल डिविजन्स जो है कोइंसाइड कर रहे हैं विथ कैपिटल एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल्स, यानी मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहे हैं विथ कैपिटल एन मेन स्केल डिवीजन के साथ। इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करेगा विथ 1 के लिए निकालेंगे तो ये इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह n+1 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा इतना MSD मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर सिंपली हमसे ये पूछा गया कि इफ़ 1 MSD इज रिप्रेजेंट 0.1 mm, तो हमें 1 MSD की वैल्यू दी हुई है। द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर, तो वर्नियर कांस्टेंट हमें निकालना है सेंटीमीटर में। वर्नियर कांस्टेंट कहें या वर्नियर का लीस्ट काउंट कहें, वो हमें निकालना है। तो लीस्ट काउंट जो होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये हमारे पास सिंपली इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर। ये इससे पहले हमने इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 के अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिससे हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके लीस्ट काउंट निकाला था। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट में 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसी एक फॉर्मूले पर बेस्ड। तो इससे हम 1 VSD की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा n/n+1 MSD। तो इस तरह से जो ये हमारे पास आ जाता है 1/n+1 MSD मेन स्केल डिवीज़न, आ जाएगा 1/n+1। और इस MSD की वैल्यू जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 MSD जो है 0.1 mm के बराबर है। या हम इसको कन्वर्ट करें, 1 MSD की वैल्यू में 0.1 mm मिलीमीटर गिवन है, या हम इसको लिख दें 0.1 × 10⁻³ मीटर। या इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगी हमारे पास × 10⁻² सेंटीमीटर। या हम इसको लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई 1 MSD की। इस वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ रख दें 1 MSD की जगह, तो यहाँ हमारे पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम ऑप्शन में देखें तो थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको हमको लिखना पड़ेगा। 0.01 को जो है हम 1/100 भी लिख सकते हैं, n+1। ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा। और सिंपली हमने डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये है और इसका हमने सॉल्यूशन देखा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही सिंपल ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं फटाफट से इसको। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब, कोई स्फेरिकल बॉब हमारे पास है जिसका डायमीटर कैलकुलेट किया गया है। तो उसका जो डायमीटर है वो वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट किया गया है और उसकी जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट आ रही है इस तरह से हर बार कैलकुलेट करने पर। द मीन डायमीटर ऑफ अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज, तो हमको मीन जो है इसका डायमीटर निकालना है। तो मीन तो निकालना इसका सिंपल सा प्रोसेस है, मीन निकालने का जो भी प्रोसेस होता है, पर इसको सिग्निफिकेंट फिगर में हमको निकालना है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जब हम इसका मीन निकालेंगे डायमीटर का, तो सिंपली हमको सबको ऐड कर देना है। 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32 और डिवाइड कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ रखिए तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको सिंपली जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 16.64 और बाई 5। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.328 ये वैल्यू जो है डायमीटर की हमारे पास आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो कभी भी जल्दबाजी में इस ऑप्शन को टिक ना करें, हमें इसका आंसर जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर निकालना है। और सिग्निफिकेंट फिगर हमने यहाँ पर क्या करा है, एवरेज निकाला है, मीन निकाला है। और जब भी हम मीन निकालते हैं तो हमें देखना होगा हमने इसका एडिशन करा है फिर डिवाइड करा है। तो हम जब इसका एडिशन, जब भी हम किन्हीं टर्म्स को जब भी ऐड करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि उन पे डेसिमल के बाद जो कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 2 है, सभी में डेसिमल के बाद 2 है।
तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनमें से जो भी लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, आंसर हमारा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, यानी उतने ही डेसिमल के बाद जो है हमको डिजिट रखने हैं। तो यहाँ सभी में 2 है, तो हमको आंसर जो भी होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही रखने हैं, यानी हमारे पास 3 पॉइंट, अब इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, यानी 32। तो इस 2 को जो है हमें यहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो नंबर है वो 8 है, तो यहाँ सिंपली हम एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.33 आंसर इनसिग्निफिकेंट फॉर्म में। तो ये हमारा ऑप्शन जो सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मीन जब भी हम निकालते हैं तो उसके लिए ध्यान रखें, डेसिमल के बाद जितने भी जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे 2 है, उसमें से जो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, आंसर हमें उतने ही प्लेस तक जो है डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर को रखना है। तो ऑप्शन जो सी है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। वो है द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, यानी कि m इनवर्स हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका जो डायमेंशन हो वो मास का रेसिप्रोकल हो, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक की सिंपली हमको डायमेंशन निकाल कर चेक करनी है, बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, इसे हम चेक करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है r क्रॉस p। तो सिंपली हम यहाँ से अगर डायमेंशन निकालें तो हो जाएगी L1, p मोमेंटम है, तो मोमेंटम होता है mv के बराबर, यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये आ जाएगा m1 L2 t माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो मास की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, जबकि हमें पूछा गया था कि कौन सी डायमेंशन है जिसका मास के रेसिप्रोकल हो। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो मास का रेसिप्रोकल नहीं है। फिर बात करें हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालें तो उसके लिए कोई फॉर्मूला जो हमें ध्यान में हो, तो हम जानते हैं डेल क्यू बाई डेल टी हो जो होता है वो बराबर होता है के, जो कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ए डेल्टा टी बाई डेल एक्स, या इसे हम डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं, ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ जो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है के, उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम निकाले हैं तो ये आ जाएगा डेल क्यू ये हीट है, एनर्जी है। तो एनर्जी का वर्क से हम यहाँ डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो वर्क की जो डायमेंशन होती है वो रख देंगे यहाँ पर, तो वो आ जाएगी m1 L2 t माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हमने रख दी। डेल्टा टी टाइम है तो टाइम की सेकंड में आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। A4 एरिया है तो एरिया की यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। डेल्टा थीटा ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर की यहाँ पर केल्विन आ जाएगी, केल्विन की फॉर्म में आ जाएगा, केल्विन बाई डेल एक्स। जो डेल एक्स है यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सॉरी डिस्टेंस है तो मीटर आ जाएगी, तो यहाँ पर एल हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ इस के की जब डायमेंशन हमें निकालनी होगी वो निकाल लेंगे। पहले हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एल की पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ इस के की जब डायमेंशन हमें निकालनी होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर ये सॉल्व होके m1 L2 t माइनस 2, और ये 1 भी ऊपर जाएगा, -1 तो -3 हो जाएगी। यहाँ से L नीचे आ जाएगा, और केल्विन को हम अगर के से केल्विन लिख देते हैं, केल्विन की तो उसकी पावर 1 ये हमारे पास है। तो यहाँ L1 सॉल्व होगा तो के की जो है वो हमारे पास आ जाएगा m1 L की पावर 1 t की पावर -3 और केल्विन की पावर -1 इजिकल टू के। यहाँ केल्विन को पूरा इसलिए लिखा है ताकि ये के है थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट और ये के केल्विन है, तो अलग अलग दिखाने के लिए। बाकी इसको केल्विन को हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये मास की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, ना कि मास के रेसिप्रोकल के। तो ये भी जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा सही आंसर नहीं है। यहाँ पर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। तो सिंपली हम यहाँ रखें तो आर की L1 हो जाएगी, फोर्स के हम जानते हैं m1 L1 t माइनस 2। तो सिंपली ये मल्टीप्लाई होकर m1 L2 t माइनस 2 हो, तो m की पावर 1 क्या आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से।
तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है उसके लिए आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। सॉल्व जब ऐसे करें तो फोर्स के लिए हम रखेंगे तो m1 L1t माइनस 2, r डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, अपॉन मास इंटू मास तो m की पावर 2 हो जाएगा। ये जब सॉल्व होगा तो आ जाएगा मास की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। तो हम देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की जो डायमेंशन है वो मास के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो है द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। तो जो है प्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जो है वो टेम्परेचर में और वोल्टेज में जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके कारण जो है फ्लक्चुएट होने के कारण जो है एरर हमारे मेजरमेंट में आई। तो उस एरर को हम क्या देंगे, नाम देंगे। तो ये एरर के टाइप्स में से लिया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि इसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, डायरेक्टली हमें ध्यान होना चाहिए। तो जब टेम्परेचर और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रहा है और उसकी वजह से जो एरर आ रही है, तो फ्लक्चुएशन के अंदर आने वाली एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। क्योंकि ये जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि जैसे हम कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट है जो रूम टेम्परेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है, रूम टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने के कारण, कम ज़्यादा होने के कारण, या वोल्टेज सप्लाई में कम ज़्यादा होने के कारण, इनमें फ्लक्चुएशन होने के कारण अगर एरर आ रही है जो कि उसके मेजरमेंट में उसको इंक्रीज़ भी कर सकती है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ भी कर सकती है, ये रैंडम इसमें जो है चेंजेस आते जाएंगे, तो इस तरह की एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम और भी एरर्स जो यहाँ पर दी गई है उसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि पर्सनल एरर क्या होती है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, ये पर्सनली उस जो मेजरमेंट जो व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति द्वारा की गई जो है एरर होती है, जो कि उसके अनस्किल्ड होने के कारण हो सकती है। कि जैसे कोई भी अपरेटस है, जैसे वर्नियर है या स्क्रू गेज है, उससे मेजरमेंट अगर वो कर रहा है और वो मेजरमेंट में जो है जो एरर लाता है, वो उसके अनस्किल्ड होने की वजह से जो भी एरर लाता है कि भाई अपरेटस में कोई कमी नहीं है लेकिन उसको मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आता है, या उस मेजरमेंट में जो वो वहाँ पर देख रहा है उस अपरेटस से उसकी सही रीडिंग वो नोट नहीं कर पा रहा है। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है जो पर्सनली उस व्यक्ति द्वारा की गई है, तो वो पर्सनल एरर में यहाँ काउंट होती है। तो ये जैसे कि यहाँ से जो सिचुएशन दी गई है ये व्यक्ति द्वारा की गई मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है, तो ये पर्सनल एरर बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर होती है, जैसे चाहे वर्नियर हो, स्क्रू गेज हो, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट उस इंस्ट्रूमेंट में ही जैसे वहाँ जीरो स्टार्टिंग में उसका जीरो भी स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, कि स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वर्नियर के स्केल और मेन स्केल दोनों जीरो पर होने चाहिए। तो वहाँ इस स्टार्टिंग में जो एरर होगी वो इंस्ट्रूमेंट की एरर है। तो इस तरह की जो एरर होगी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर काउंट होती है। और लीस्ट काउंट एरर जो है ये भी जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही एक टाइप है, जो कि लीस्ट काउंट मेजरमेंट के टाइम होती है एरर। कि लीस्ट काउंट जो हम मेज़र कर रहे हैं अगर वो ही हमने प्रॉपर मेज़र नहीं करा है, उसमें ही हमारे मिस्टेक आ गई है, तो आगे की जो कैलकुलेशन हम रीडिंग लाएंगे उसमें भी मिस्टेक आ जाएगी। तो इस टाइप की एरर को हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट की ही एरर होती है। तो ये भी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ टेम्परेचर और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण जो एरर आई है तो वो हमारे पास रैंडम एरर के अंदर आएगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो है मेटल वायर हैज़ मास। उसका जो मास हमें गिवन है, रेडियस उसकी गिवन है एंड लेंथ उसकी गिवन है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, तो हमें एरर जो परसेंटेज में जो एरर है वो निकालनी इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी के मेजरमेंट में। हम जानते हैं ये कोई मेटल वायर है, उस मेटल वायर के लिए जो रेडियस मास उसका गिवन है, रेडियस उसकी गिवन है, लेंथ उसकी गिवन है। तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ रखें तो सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, एच जो हाइट है उसकी लेंथ के बराबर हो गई। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ हम डेंसिटी के अंदर जो एरर है उसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, और ये जिसका जो फॉर्मूला है वो डिवाइड होकर के आ रहा है। तो इसमें जो एरर निकालेंगे तो एरर जो होगी वो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस आर स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस एल, सॉरी आर, डेल्टा आर बाई आर
और एल जो है वो हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, जहाँ भी हमने डिवाइड करके डेंसिटी को निकाला था। सिमिलरली जो है यहाँ पर भी हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया एरर का, और इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई हम बाद में कर देंगे, या अभी हम कर देते हैं। तो परसेंटेज में हमारे पास आ जाएगा इंटू 100। इसकी वैल्यूज़ को हम केवल डायरेक्ट हमें यहाँ रखना है, डेल्टा एम चेंज, तो मास में जो एरर है वो जो है क्वेश्चन में से हम इसकी वैल्यूज़ को रखते जाए 0.002 बाई एम। एम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4, यहाँ से हमने रख दी। इसी तरह से यहाँ आर की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास आर हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 मतलब डेल्टा आर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। डेल्टा आर की वैल्यू 0.001 बाई आर, आर की वैल्यू 0.3 आ जाएगी, प्लस डेल्टा एल लेंथ जो है इसकी वैल्यू देखें तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.02 है, अपॉन एल की वैल्यू 5 है, और आगे ये इंटू 100 आ जाएगा। इस तरह से सोल्व करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ एमएम में दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जैसे डेल्टा एल अपॉन एल, तो ऊपर भी एमएम में नीचे भी एमएम में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसका सेम ही आंसर आएगा। तो ये जो हमारे पास परसेंटेज एरर इन डेंसिटी है, डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर है वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। इसका हमको केवल सॉल्यूशन यहाँ पर करना है। तो सॉल्व इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास जो है हमें आंसर दे देगा। तो इसकी डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ये हमारे पास, इसको हम देखें तो ये पूरा सॉल्व होकर हमारे पास आ रहा है 1.567%। तो ये जो है इसमें फाइनली एरर आ रही है, इसको आप सॉल्व कर लें, और इसका जो ये हाँ यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 1.6 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1.6 जो है ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, वो है द ई एंड जी रेस्पेक्टिव डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, देन ई बाई जी की डायमेंशन हमें बतानी है। तो ई जो है हमारे पास वो एनर्जी है, और जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ई एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है, तो वर्क की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम यहाँ पर इसकी डायमेंशन निकालेंगे। और जी की वैल्यू बात करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से जी जो होता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकाले तो f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2 हमारे पास आ जाएगा। ये जी की वैल्यू को यहाँ रख दें तो f इंटू आर स्क्वायर, और ये जो m1 m2 है ये इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ f से f कैंसिल हो रहा है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो d फॉर लेंथ है तो L1 आ जाएगी। ये मास है m1 m1 हमारे पास आ जाएंगे, और r लेंथ है तो उसकी डायमेंशन L2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशन आ जाती है L की पावर -1 m की पावर 2, तो m2 L-1 और t 0 है। तो इस तरह से ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिंपली हमने इस क्वेश्चन को भी देखा, तो इस तरह से जो यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, जो जिस तरह के पैटर्न पर पिछले सालों में नीट के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी पैटर्न को हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आगे आने वाले एग्ज़ाम जो इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप एग्जैक्टली सही से सॉल्व कर पाओगे। और इस टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास जो है हर साल नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, बड़े ध्यान से तसल्ली से समझते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जो इन पर बेस्ड जब हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे तो उसे आप कर पाएंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक से जो है हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जो है नीट एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन कीजिए, और अगर किसी भी टॉपिक पर बेस्ड अगर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो और हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और उस टॉपिक पर जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।